सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें करंट अफेयर्स के जो टॉपिक चर्चा में बने रहते हैं उन टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स के टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे किस प्रकार के प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में बन सकते हैं और आप उन प्रश्नों का जवाब देने के तैयार हैं या नहीं। तो आज फिर हम बात करेंगे अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न अर्थात एमसीक्यू मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न, तियानवेन 1 के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक चीनी अंतरिक्ष यान है जिसे 2020 में प्रक्षेपित किया गया था। दूसरा, इसके द्वारा चुरोंग रोवर को भेजा गया था। ध्यान दीजिए, दूसरा कथन, इसके द्वारा चुरोंग रोवर को भेजा गया था। कई जगह चुरोंग जो है जुरोंग भी लिखा दिखाई देगा। अब आपको बताना है कि क्या दोनों कथन सही हैं, क्या दोनों कथन गलत हैं। सी विकल्प कहता है केवल कथन एक सही है, डी विकल्प कहता है केवल कथन दो सही है। तो ए बी सी डी के रूप में आपको किसी ऑप्शन को ऑप्ट करना है। एक एक करके मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं। ये सही बात है, एक चीनी अंतरिक्ष यान है, इसे जुलाई 2020 में प्रक्षेपित किया गया था और इसके द्वारा कई अन्य चीजों के साथ साथ एक रोवर भेजा गया था जिसका नाम है चुरोंग या फिर जुरोंग। तो यह जो रोवर है ये क्या हुआ है, मंगल पर उतर गया है और इसने क्या किया है, एक इतिहास बना दिया है। क्या इतिहास बनाया है मैं आगे बताऊंगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो कथन 1 और 2 दोनों क्या है, सही हैं। अगला प्रश्न जो है उस पर बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, अमेरिका का वाइकिंग यान जुलाई 1976 में लाल ग्रह पर उतरा था। दूसरा, दिसंबर 1971 में मार्स 3 लैंडर यान लाल ग्रह अर्थात मंगल ग्रह पर उतरा था। सी विकल्प कहता है अब तक एशिया के किसी देश का कोई रोवर मंगल ग्रह पर नहीं उतरा है। डी कहता है कुछ समय पहले अमेरिका का परसिवरेंस मंगल ग्रह पर उतरा था। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो ये बात सही है कि सबसे पहले दिसंबर 1971 में मार्स 3 जो लैंडर यान था, जो कि उस समय सोवियत संघ और वर्तमान समय का रूस है, उसके द्वारा भेजा गया था। उतरा जरूर था लेकिन 110 सेकंड के लिए ही इफेक्टिव रहा, उसके बाद जो है कि ये खराब हो गया था। लेकिन ये सही है, बी विकल्प सही है। उसके बाद जब सोवियत संघ ने ऐसा कर दिया, फिर ये कारनामा किया अमेरिका ने और उसने अपना वाइकिंग यान जुलाई 1976 में लाल ग्रह पर उतार दिया। अभी क्या हुआ है, जैसा कि हमने बताया, चुरोंग रोवर को क्या किया गया है, भेजा गया है और वह क्या हो गया है, लैंड कर गया है मार्स पर। और इस तरह से चाइना ने क्या किया है, अगर देखा जाए सोवियत संघ और अमेरिका के बाद तीसरा वह देश बन गया है जिसने ऐसा कारनामा किया है। और इस तरह से यह जो है कि एशिया का ही आपको पता है चीन एक देश है, तो इस तरह से सी विकल्प क्या है, गलत है। बाकी सही बात है, अमेरिका का परसिवरेंस मंगल ग्रह पर भी कुछ समय पहले ही उतरा है। तो हमें असत्य कथन का चयन करना था और इस तरह से सी विकल्प क्या है, असत्य कथन है, क्योंकि चाइना का जो चुरोंग या जुरोंग रोवर है वह मंगल ग्रह पर उतर चुका है। अगला प्रश्न मंगल ग्रह से ही जुड़ा हुआ है। तो मंगल ग्रह के विषय में निम्न तथ्यों पर आपको विचार करना है। पहला, सौरमंडल में मंगल चौथे स्थान पर है। दूसरा कथन कहता है मंगल का व्यास पृथ्वी से कम 4200 मील है। तीसरा कथन, मंगल पर एक दिन अर्थात सोलर डे जिसको हम बोलते हैं 24 घंटे 37 मिनट का होता है। अब आपको सत्य कथन के विकल्प का चयन करना है। ए कहता है 1 2 3 तीनों सही है, बी विकल्प कहता है 2 और 3, सी विकल्प कहता है 1 और 2 और डी कहता है केवल 1। अब आपको बताना है कि मंगल ग्रह के विषय में जो आपके पास विकल्प दिए गए हैं इसमें से सत्य विकल्प कौन से हैं। तो इसका जो आंसर है उसको हम देखें तो आपको पता है बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल
मंगल जो है क्या आता है, चौथे स्थान पर आता है। सही बात है, इसका जो व्यास है वो पृथ्वी से लगभग आधा है और 4200 मील है। वहीं मंगल पर जो एक सोलर डे होता है, एक दिन होता है, वो 24 घंटे जो है कि 37 मिनट का होता है। और इस तरह से जो तीनों कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। तो आंसर होगा ए, अर्थात 1 2 3। अगला प्रश्न है, यूटोपिया पेलिनेसिया समतल अर्थात बेसिन हाल के समय में चर्चा में बना हुआ था, कहाँ पर? आपको बताना है। अब विकल्प है आपके पास अंटार्कटिका, बी विकल्प है साइबेरिया, सी है अलास्का, डी है इनमें से कोई नहीं। यूटोपिया पेलिनेसिया बेसिन जो है कि बहुत चर्चा में बना रहता है, अभी भी बना हुआ है, तो ये है इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यह जो मंगल का नॉर्थ वाला प्लेन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर नॉर्थ का जो क्षेत्र है मंगल का, जैसे हम साउथ हेमिस्फीयर नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं ना, ठीक इसी तरह से मंगल का जो उत्तरी भाग है वहां पर यह बेसिन है, काफी लंबा चौड़ा बेसिन है। और इसी पर क्या हुआ है जो है कि जो चुरोंग रोवर था वह उतरा था, इसी के कारण यूटोपिया पेलिनेसिया जो समतल है वह चर्चा में बना हुआ था। क्योंकि बात हो रही है ये क्षेत्र कहाँ पे, मंगल से मार्स से संबंधित है, लेकिन इसमें जो विकल्प है वह नहीं है, तो इसलिए डी आपको ऑप्ट करना होगा। अगला प्रश्न है उर्मिया झील के विषय में। अब ये चर्चा में बनी हुई थी, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। मैंने इस पर विस्तृत वीडियो बनाया था, आपको बताना है ये कहां पर है। तो आपको पास विकल्प है जॉर्डन, इराक, ईरान और तुर्की। तो आई होप आपके लिए काफी इजी प्रश्न है। यह जो है कि ईरान में है और ईरान की सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है, और साथ ही साथ जो मध्य पूर्व है, मध्य पूर्व की इस सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ये सैलाइन वाटर की झील है जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, सूख रही है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के विधान परिषद के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन, यहां 1952 में विधान परिषद का गठन किया गया था। कथन दूसरा, 1969 में यहां से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। कथन तीसरा, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने पुनः विधान परिषद के गठन को अनुमति प्रदान की है। अब आपको असत्य कथन के विकल्प का चयन करना है। तो देख लीजिए विकल्प में 1 2 3, अर्थात ये विकल्प कहता है केवल एक असत्य है, बी कहता है केवल 2 असत्य है, और तीसरा जो सी विकल्प है कहता है केवल 3, और डी कहता है कोई नहीं। तो एक एक करके आप देख लीजिए आपके पास है। सही बात है कि जब पहले जब चुनाव हुए हम लोगों के यहाँ, तो वहाँ पर विधान परिषद और विधान जो है कि सभा दोनों का गठन किया गया था 1952 में। लेकिन 1969 में जो है कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके संसद को भेजा कि इसको समाप्त कर दिया जाए, तो इसी के कारण 1969 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। लेकिन वर्ष 2011 से ही ममता बनर्जी का प्रयास था कि जो है कि फिर से यहाँ पर विधान परिषद का गठन हो, और इसलिए अब उन्होंने अपने कैबिनेट के फैसले में इसको अप्रूवल प्रदान कर दिया है, और इस तरह से अब क्या है ये प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। तो हमें चुनना है असत्य कथन, लेकिन हमें पता चला तीनों कथन क्या है, सत्य है, इसलिए हम आंसर करेंगे ऑप्शन डी, कोई भी इसमें कथन असत्य नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध विधान परिषद के गठन से ही आपको बताना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा सा है, फैक्चुअल है, लेकिन अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसमें आपके पास है आर्टिकल 169, आर्टिकल 179, 189 और 199। तो इसका जो संबंध है वह है जो है कि आर्टिकल 169 से, और इसमें ये बताया गया है कि विधान परिषद का गठन कैसे होगा, विधानसभा को क्या करना होगा, विधानसभा करके फिर कहाँ पर भेजेगी, सभी चीज़ों को बताया है। इसकी व्याख्या मैं अगले प्रश्न पर ज़्यादा करूँगा। तो देखिए अगला प्रश्न है विधान परिषद के गठन के विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो ऊपर वाले प्रश्नों और इसकी एक साथ में कर दूंगा। तो इसके लिए कि पहला विकल्प कहता है इसके लिए विधानसभा को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। बी, विधानसभा से पारित विधेयक संसद के पास भेजी जाती है। सी कहता है विधान परिषद के गठन के विषय में अंतिम निर्णय संसद लेती है। डी, यह कार्य संविधान संशोधन के तहत किया जाता है। अब आपको बताना है कि विधान परिषद के गठन के विषय में सत्य कथन कौन सा है। जैसा कि मैंने बताया आर्टिकल 169 में इसका उल्लेख है, और उसमें कहा गया है कि जो विधानसभा होगी वो क्या करेगी, अपने यहाँ से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करेगी। फिर वो जो है कि क्या होगा, राज्यपाल के माध्यम से संसद को भेजी जाती है, और संसद ही उसमें अंतिम निर्णय लेती है कि उसको, अर्थात संसद क्या करेगी, उस पर प्रस्ताव लाएगी, बहुमत से पास होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और ये प्रक्रिया पूरा हो जाता है। तो इस तरह से विधान परिषद के गठन के विषय में अंतिम निर्णय जो है कि संसद को ही लेना होता है। तो पहले जो 3 कथन है सही है। डी जो है इसमें लिखा है ये कार्य संविधान संशोधन के तहत किया जाता है, नहीं, इस
इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं होता, सामान्य बहुमत से संसद में हो जाता है, यह संविधान संशोधन के तहत नहीं आता। तो हमें असत्य कथन का चयन करना था, डी असत्य कथन है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और वह है व्हाइट फंगस के विषय में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। इसका मेडिकल नाम जो है कि कैंडिडियोसिस है। दूसरा कथन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर से पीड़ित लोग इसके लिए संवेदनशील होते हैं। तीसरा, यह कैंडिडियोसिस फंगस के कारण होता है। सत्य कथन के विकल्प का आपको चयन करना है। आपके पास ए विकल्प है 1 2 3, बी विकल्प है 1 और 2, सी विकल्प है 1 और 3 और डी है 2 और 3। आई होप आपके लिए इजी होगा प्रश्न, इस समय तो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो जैसा कि ब्लैक फंगस से हम लोग इस समय नई महामारी जो है कि हमारे यहाँ बन चुकी है, ठीक इसी तरह से जो वाइट फंगस है ये भी क्या है, इसके केसेस देखने को मिले हैं और इसका जो आंसर होगा ए, क्योंकि इसका जो मेडिकल नाम है कैंडिडियोसिस है। सही बात है, कैंडिडियोसिस फंगस के कारण होता है। ये जो फंगस है हर जगह पाया जाता है, वातावरण में भी हर जगह, लेकिन जहाँ पर जब ब्लड में क्या होता है आपकी ग्लूकोज ज़्यादा होता है, कोई पेशेंट पहले से ही जो है कि स्टेरॉयड का यूज बहुत ज़्यादा कर रहा है, किसका इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर है, कोई किस कैंसर से या फिर HIV से पीड़ित है तो इसका शिकार हो जाता है। तो इस तरह से वो 1 2 3 तीनों कथन क्या है, सही है। सत्य कथन का विकल्प हमको चयन करना था। अगले प्रश्न बढ़ते हैं MiG-29 के विषय में। तो पहला कथन, लैंडिंग के समय इसकी जो गति होती है 350 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है, जो इसकी दुर्घटना का कारण बनता है। दूसरा कथन, इसके निर्माता देश ने अपनी वायुसेना से इसे बाहर कर दिया है, यह केवल भारतीय वायुसेना में उपयोग किया जा रहा है। अब आपको बताना है कि इसमें से दोनों कथन कौन सा विकल्प चयन करेंगे आप। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं, केवल एक सही, केवल 2 सही है। फिर से आप ध्यान देख लीजिए। तो देखिए MiG-29 क्रैश होता है, बार बार होता है, इसीलिए इसको उड़ता ताबूत कहा जाता है। अभी जो है कि कुछ समय पहले पंजाब के मोगा में हुआ, उसके वजह से फिर से चर्चा में बना हुआ है। इसके जो है कि क्रैश होने के कई कारण हैं, लेकिन इसमें एक कारण ये भी है कि जब ये लैंडिंग इसकी होती है तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसके वजह से होता है। बाकी इसमें जो है कि चूँकि यह जो पूरा जनरेशन MiG-21 का आपको पता है कि 1960 के डिकेड में इसको सोवियत संघ ने बनाया था, अब सोवियत संघ ने भी इसको बाहर कर दिया है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास जो फाइटर जेट की कमी की वजह से हम इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें क्या करना है, दोनों कथन ये सही हैं और इस तरह से ये जो है कि हमारा आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, सागरी जल का तापमान जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो इसका विकास होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन, जैसा कि अभी कुछ समय पहले आपने देखा था ताउते आया था, अभी जो है कि पश्चिम बंगाल की तरफ जो है कि फिर से साइक्लोन बढ़ रहा है। दूसरा कथन कहता है भारत में बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात आते हैं। अब आपको बताना है क्या दोनों कथन सही हैं, क्या दोनों कथन गलत हैं, केवल एक सही है या केवल 2 सही हैं। आपको बात करना है ट्रॉपिकल साइड। तो सही बात है, जब सागरी जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो वहाँ पर जो है कि लो प्रेशर क्रिएट होता है। वही लो प्रेशर को भरने के लिए जो साइक्लिक रूप में हवाएं चलती हैं उन्हीं को हम साइक्लोन बोलते हैं। और ये जो साइक्लोन होते हैं 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में जो है कि क्रिएट होते हैं। पहला सही है। ये भी सही है कि जो बंगाल की खाड़ी में जो है कि हमारे यहाँ साइक्लोन अधिक आते हैं, वो क्षेत्र खुला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ट्रेड विंड होती हैं, ट्रेड विंड का इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण, व्यापारिक पेटियों का जो व्यापारिक पौने होते हैं उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होने के कारण बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा जो है कि साइक्लोन क्रिएट होते हैं तुलनात्मक रूप से अरब सागर से। तो इस तरह से दोनों कथन क्या है, इस सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जैव विविधता, आप लोगों ने कल जो है कि जैव विविधता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया, तो उसी संदर्भ में प्रश्न है कि जैव विविधता के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा और अधिक तापमान होता है वहां उच्च जैव विविधता पाई जाती है। दूसरा कथन, सामान्यतः विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती है। आपको बताना है ABCD के रूप में विकल्प है, क्या ए सही है, क्या दोनों कथन सही है, क्या दोनों कथन गलत हैं, केवल कथन एक सही है, केवल कथन 2 सही है।
तो जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी के विषय में आपको निर्णय लेना है। तो सही बात है कि इसका जैव विविधता का मतलब होता है कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ पर वेजिटेशन का चूंकि विकास ज़्यादा होगा। वेजिटेशन होगी तो उस पर निर्भर जीवों की संख्या ज़्यादा होती, चाहे आप अमेजन के बेसिन में देख लीजिए, कॉन्गो के बेसिन में देख लीजिए, या फिर वेस्टर्न घाट में देख लीजिए। हर जगह जहाँ पर तापमान, वर्षा और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पर जैव विविधता भी ज़्यादा होती है। दूसरा है कि कथन है कि समांतर विषुवत रेखा से ध्रुव, बिल्कुल सही बात है कि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर जाते हैं तो क्या होता है, वर्षा की मात्रा में कमी आती है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी कम होने लगता है, ह्यूमिडिटी भी कम होने लगता है, तो इसकी वजह से जैव विविधता में गिरावट देखी जाती है। तो इस तरह से आंसर होगा ए, दोनों कथन क्या है, सही है। अगला प्रश्न जो है कि एनपीटी से है। एनपीटी अर्थात परमाणु अप्रसार संधि के विषय में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, 1968 में इस पर हस्ताक्षर हुआ। 1 जनवरी, दूसरा कथन कहता है 1 जनवरी 1967 तक जिन देशों ने परमाणु हथियारों का निर्माण व परीक्षण कर लिया था वही परमाणु शक्ति संपन्न देश माने जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग अर्थात एनपीटी के अकॉर्डिंग। तीसरा है भारत अब इस पर हस्ताक्षर के लिए तैयार हो गया है। अब आपको इसमें क्या करना है, असत्य कथन के विकल्प का चयन करना है। एनपीटी के विषय में केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर कोई भी नहीं, अभी आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें सही बात है कि 1968 में इस पर हस्ताक्षर प्रारंभ हुआ था, 1970 में इफेक्टिव हुआ, और इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 तक परमाणु हथियारों का विकास कर लिया है, परीक्षण कर लिया, वही परमाणु शक्ति संपन्न देश माने। भारत इसी की जो है कि आलोचना करता है। भारत कहता है हमने तो 1974 में किया, तो इसके तहत हम परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है, और परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है तो हम जो आगे जो है कि क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर जो है कि बमों का निर्माण नहीं कर सकते, हथियारों का विकास नहीं कर सकते। इसलिए भारत इस पर हमेशा सिग्नेचर करने से मना करता आया है, और अभी भी जो है कि भारत तैयार नहीं है। हालांकि चीन ने अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान से मिलकर घेरने का भारत का प्रयास किया था, लेकिन भारत ने सीधे कह दिया है कि जब तक जो है कि क्या होगा, परमाणु हथियारों को या तो समाप्त नहीं कर दिया जाएगा या फिर जो है कि ये नियम नहीं हटा दिया जाएगा कि हम परमाणु बम हथियार बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं करें। भारत का कहना है कि चूंकि हमारे पड़ोस में चाइना और पाकिस्तान जैसे देश हैं जिनसे हमें खतरा है, इसलिए हम क्या होगा, हमें न्यूक्लियर जो है कि वेपन्स बनाने ही होंगे। तो भारत इस पर हस्ताक्षर के तैयार नहीं हुआ है। असत्य कथन क्या होगा, केवल 3 ही असत्य कथन होगा, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है आपके पास, विधान परिषद सदस्य की अर्हता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आपके पास विकल्प है आर्टिकल 170, 171, 172 और 173। आई होप आपके लिए इजी प्रश्न होगा। इसका जो आंसर है वह है 173। संविधान के अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 173 में इसका उल्लेख किया गया है कि वो भारत का नागरिक होगा, उसकी मिनिमम एज 30 ईयर्स होगी, जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधि हो वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, राज्यपाल जिस व्यक्ति को मनोनीत करता है वो उसी राज्य का व्यक्ति हो, और मानसिक रूप से असमर्थ या दिवालिया ना हो, ऐसी कंडीशन दी गई है। तो इसका आंसर होगा डी। आई होप आप जो है कि इन प्रश्नों को सही से सॉल्व कर पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।